हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणामों की चर्चा कर रहे थे और लास्ट के कुछ मिनट्स कल पिछले वीडियो के लास्ट के कुछ मिनट जो हैं वो कुछ तकनीकी खामी की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज की क्लास में मैंने लास्ट टाइम जो आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एक काम ये कर लेना है कि जितने भी विधायक इस बार चुनाव जीत करके आए हैं उनका विधानसभा क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति कम से कम जो कि कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं वर्तमान में, इनके विधानसभा क्षेत्र आपको इसमें से खोज लेने हैं और उनको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है इस पीडीएफ में, इसको अपडेट करके, और जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये सारी चीज़ें इसमें अपडेटेड होंगी, हाईलाइटेड होंगी। ठीक है, तो बस इसको एक बार हम यहाँ पर सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे कि श्याम बिहारी जायसवाल इनको ये जो है मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से विधायक चुन करके आए हैं। नेक्स्ट हैं लक्ष्मी रजवाड़े, ये सभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा 9 कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक मंत्री का पद अभी भी रिक्त है, मतलब एक और व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कुल 13 लोगों को मंत्री बनाने की संभावना है, 13 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी केवल 12 लोगों को ही मंत्री का पद प्राप्त है, जिसमें कि सीएम और वाइस सीएम सब कुछ सारे लोग शामिल हैं। तो श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं। लक्ष्मी रजवाड़े ये भड़गांव क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। नेक्स्ट हैं रामविचार नेताम, ये रामानुजगंज से चुनाव जीते हैं। अगले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है अभी, विष्णुदेव साय, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कुनकुरी क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट हैं बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश चौधरी, ये रायगढ़ क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। लखनलाल देवांगन कोरबा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। अरुण साव लोरमी क्षेत्र से हैं। दयाल दास बघेल नवागढ़ क्षेत्र से हैं। विजय शर्मा कवर्धा क्षेत्र से, और रमन सिंह वैसे अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं है इनको, लेकिन ये अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये राजनांदगांव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा केदार कश्यप नारायणपुर क्षेत्र से और टंकराम वर्मा बलौदाबाजार क्षेत्र से। इसमें आपको किसको कितनी सीटें मिली हैं, बीजेपी में कितनी महिला विधायक हैं, कांग्रेस में कितनी महिला विधायक हैं, ये सारा डेटा एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रमुख वादे किए गए थे, इनके इलेक्शन कैंपेन में कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। इसमें सबसे पहले है कृषि उन्नति योजना। इस योजना में 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, पहले 21 क्विंटल से कम खरीदा जाता था और अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का कह सकते हैं कि घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, और प्रति क्विंटल धान की कीमत कितनी होगी? 3,100 रुपये। ठीक है, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा और 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान अधिकतम खरीदा जा सकता है किसी भी किसान से। ठीक है, और साथ ही ये भी बताया गया इनकी घोषणा में कि ये पूरा पैसा एक ही किस्त में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बारदाना क्या होता है? धान या गेहूं को भरने के लिए जो जूट का बोरा यूज़ किया जाता है, इसे ही बारदाना कहा जाता है। कई बार आप देखते हैं कि गांव के जो समिति होती है धान खरीदी, जो केंद्र होते हैं, वहाँ पे धान ऐसी खुले मैदान में डंप कर दिए जाते हैं, जिससे उसमें नमी लगने या कीड़े लगने की संभावना बनी रहती है। तो सरकार क्या चाहती है कि बारदाने जो बोरे हैं, जो जूट बैग्स हैं जिसमें इन अनाजों को भरा जाता है, उनकी उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित हो सके ताकि अन्न खराब ना हो।
ठीक है। तो ये कृषि उन्नति योजना के 2-3 प्रोविजन हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना। इसके बारे में तो काफ़ी न्यूज़ था जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे नवंबर दिसंबर के आसपास, तभी काफ़ी न्यूज़ में था। नवंबर में सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। वित्तीय सहायता दी जाएगी, कितना? 12,000 रुपये। ये जो डेटा है, ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। जितनी विवाहित महिलाएं हैं इनको 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखिए, जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर में एक कैटेगरी, करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको 2 टाइप की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी है जिसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसमें कि डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें शामिल हैं और वो सारे की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे कि चंद्रयान मिशन हो गया, अभी आपका जो पूरा का पूरा इलेक्शन हो गया, वो सब बड़े इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, जहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 1 लाइनर फैक्ट के तौर पर ही करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना में कितने वित्तीय सहायता का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो कितना किया गया है? 12,000 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता संग्रहण के बारे में। तेंदुपत्ता क्या होता है आपको पता है? बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तेंदुपत्ता में एक बोरा में कितना तेंदुपत्ता आता है ये आप बताएंगे, और यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें जो संग्रहण दर है, ठीक है, प्रति मानक बोरा, एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता होता है आप बताएंगे। इसका जो रेट है, जो नया रेट है, ये कितना घोषित किया गया है? 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रहता है, ये चीज़ आप बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने उस समय अपने एजेंडा में ये घोषणा किया था कि 4500 रुपये तक बोनस भी दिया जाएगा। जो पहले जो चलता था, पुराने बीजेपी की सरकार जब थी उस समय जो बोनस और चरण पादुका, ये जो स्कीम्स चलते थे तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, वो स्कीम फिर से चालू हो जाएंगी। नेक्स्ट, कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। इस योजना में भी बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट याद रखना है। इसमें 2 फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। एक चीज़ है, जितने भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं इन्हें 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी हर साल, ठीक है। जितने भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौन सी स्कीम के अंदर? दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंदर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ स्कीम। ये जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर ही एक योजना है, और इसमें आपको पता है कि इस आयुष्मान कार्ड में जो है वो 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा रहता है। इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए, ठीक है। पहले 5 लाख था, उसको अब 10 लाख कर दिया गया है। इसमें एक और खास चीज़ याद रखना है कि ये जो प्रोविज़न है 5 लाख जिसको बढ़ाया गया है 10 लाख तक, ये केवल BPL फैमिलीज़ के लिए हैं। जो APL फैमिलीज़ हैं, अबव पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज़ हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड अगर है तो उन्हें केवल 50,000 तक का लिमिट प्राप्त रहता है, ठीक है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। APL धारकों के लिए केवल 50,000 तक की सुविधा है, चाहे कार्ड कोई सा भी हो, ठीक है। 50,000 तक का स्वास्थ्य का इंश्योरेंस मिलता है उसमें कार्ड में, और इस नए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अब 5 लाख की जगह 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ठीक है। किसको? BPL कार्ड धारकों को। और इसी के साथ ही राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खुलेंगे, ठीक है। इसमें जन औषधि केंद्र क्या होते हैं आपको पता है? जहां सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होती है, जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है उद्यम क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना, इसके अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए, ठीक है। कोई भी युवा अगर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें पहली चीज़ ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, दूसरी चीज़ उन्हें 50% सब्सिडी भी दी जाएगी, मतलब उनकी जो कुल लागत है इसका 50% सरकार वहन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन ये क्या चीज़ है? जैसे कि दिल्ली के आसपास NCR नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर जो एरिया डेवलप किया गया है, उसी प्रकार से
जो कैपिटल है, जैसे कि भारत का कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे। तो अब जैसे कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, और रायपुर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है, इसीलिए रायपुर के एक बड़े कह सकते हैं कि पेरीफेरी में जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं इनको स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। जैसे कि नया रायपुर हो गया, दुर्ग भिलाई हो गया, इनको यहाँ पर ज़्यादा इनको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि रायपुर में रहने वाली जो पॉपुलेशन है या रायपुर में लगने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रायपुर से थोड़ी दूर इन आउटर सिटीज़ की तरफ रुक कर सकें और यहाँ अपने बिजनेस को या इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है रानी दुर्गावती योजना। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसमें कि बीपीएल कैटेगरी की कन्याओं को या बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, भविष्य में वो अपनी शादी के समय या एजुकेशन के समय ये पैसा प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी इलेक्शन के टाइम पे ये घोषणा किया गया है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को, जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, इन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि गैस सिलेंडर वितरण करने के लिए कौन सी योजना है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें गैस सिलेंडर चूल्हा सहित प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मासिक ट्रैवल अलाउंस। मासिक ट्रैवल अलाउंस किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स को कॉलेज आने जाने के लिए मंथली ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा और ये जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में स्टूडेंट्स के खाते में जमा हो जाएंगी। ये भी घोषणा किया गया है अभी इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, मासिक ट्रैवल अलाउंस किन से संबंधित है? ठीक है, ये सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, केवल महिलाओं से संबंधित है, सभी छात्रों से संबंधित है या कॉलेज जाने वाले छात्रों से संबंधित है? तो ये जो मासिक ट्रैवल अलाउंस है कॉलेज वाले छात्रों के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है CIMS और CIT। ये CIMS क्या है? जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल के क्षेत्र में एम्स और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IITs हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार चाहती है कि हर संभाग में एम्स की तर्ज पर CIMS मतलब छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इन्हीं संभागों में IITs की तर्ज पर CIT यानी कि छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनको डेवलप किया जाएगा। जैसे कि केंद्र के द्वारा एम्स डेवलप किया गया है वैसे ही हम CIMS और जैसे केंद्र के द्वारा IIT डेवलप किया गया है उसी वैसे ही राज्यों में CIT डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है सरकार तुम्हारे द्वार। ये काफ़ी बेहतर स्कीम है। सरकारी स्कीम्स का या सरकारी जो कागज़ हैं उनका लाभ लेने के लिए कई बार हमको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार तुम्हारे द्वार इस योजना के द्वारा क्या किया गया है, जो भी सरकारी सेवाएं हैं इन्हें घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जाति निवासी बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो आप सरकार के द्वारा जो ये स्कीम चलाई गई है सरकार तुम्हारे द्वार, इसके द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे कॉल करके और जो इस स्कीम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके सामने आप अपने जब आवश्यकताओं को बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि आपके घर में पहुंचेगा। ठीक है, वो एक छोटी सी नॉमिनल फीस चार्ज करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको घर पर छोड़ करके जाएंगे। नेक्स्ट है शक्तिपीठ योजना। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 5 जो शक्तिपीठ हैं इनको आपस में कनेक्ट करने की योजना है। जैसे कि उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के अंतर्गत वहाँ पे जितने महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको आपस में लिंक कर दिया गया है ताकि जो टूरिस्ट जो वहाँ पे जाते हैं तो एक बार में उनका जो रूट है वो फिक्स हो जाता है कि उन्हें कहाँ कहाँ जाते हुए कौन कौन से स्पॉट्स को दर्शन करना है या देखना है, वहाँ पर घूमना है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर कोई शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहता है तो हमारे यहाँ जो 5 प्रमुख शक्तिपीठ हैं इनको डेवलप करने के लिए 1000 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ परियोजना को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये जो 1000 किलोमीटर का रूट होगा इसमें टोटल 5 शक्तिपीठ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है महामाया जो कि रतनपुर में है, चंद्रसेनी चंद्रपुर में है, नेक्स्ट है बमलेश्वरी जो कि डोंगरगढ़ में है, दंतेश्वरी जो कि आपका दंतेवाड़ा में है और
एक साथ में महामाया और समलेश्वरी, ये दोनों अंबिकापुर में हैं। तो इन सभी को कनेक्ट करने वाली एक ऐसी रूट होगी जो कि 1000 किलोमीटर लंबी होगी और इसको कहा गया है शक्तिपीठ परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका सुशासन दिवस के बारे में। 25 दिसंबर ये जो डेट है इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को इस रूप में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनकी जन्म तिथि को ही हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ये जो डेट है 25 दिसंबर का डेट है। तो 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर, जो नया बीजेपी सरकार चुन करके आया है, तो इन सरकारों ने मिलकर के धान का बोनस वितरित करने का एक सेलिब्रेशन रखा है, एक वितरण समारोह रखा है। इसी के बारे में ये न्यूज़ था। ठीक है, कब रखा गया है? 25 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इसमें टोटल ये जो फैक्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस योजना के अंतर्गत या इस क्या कह सकते हैं कि 25 दिसंबर को ये जो सेलिब्रेशन किया गया है, बोनस वितरण समारोह रखा गया है, इसमें 3716 करोड़ रुपए, 3716 करोड़ रुपए बोनस के रूप में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ऐसे फैक्ट्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बिल्कुल डिजिट्स में आपको याद रखने हैं। डिजिट्स मतलब 16 की जगह 17 दे देगा, 18 दे देगा, 19 दे देगा, 20 दे देगा। इस तरीके के इतने बारीक डेटा को भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके आप इन फैक्ट्स की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा जो चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप करते चल रहा हूँ, उन्हें आप चाहें तो ये पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार दो बार इस पीडीएफ को रीड करने के बाद जिन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण समझा है, केवल उन्हें ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पहला कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था, दूसरा कार्यकाल केवल 13 महीनों का था और तीसरा कार्यकाल में ये अपना पूरा 5 वर्ष कंप्लीट किए थे। पहला कार्यकाल 1996 में था, दूसरा कार्यकाल 1998 से 99 तक था और तीसरी बार 99 से सन 2004 तक ये पूरा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, इन्हें 2015 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 2015 में। उसके बाद यहाँ पे भारत सरकार की कुछ योजनाओं को कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट किया गया, जैसे कि नारी शक्ति योजनाओं के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्त्री शक्ति पुरस्कार है, राष्ट्रीय महिला कोष योजना है, महिला समृद्धि योजना है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है ये प्री के हिसाब से कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के हिसाब से ऐसा जो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। सपोज़ कि कोई किसी एग्ज़ाम में मेन CGPSC के बाद आप मेंस अगर देंगे तो मेंस के एग्ज़ाम में कहीं आपको ये पूछ लेगा कि महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, तो वहाँ पे ये पूरे लिस्ट आपको काम आ सकते हैं। तो मैं इन डेटा को, इन फैक्ट्स को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आप चाहें तो कैटेगरी वाइज से जो पूरा लिस्ट दिया गया है इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। प्री के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और मैं यहाँ पे प्री के हिसाब से सिलेबस को, मतलब जो करंट अफेयर का सिलेबस है, इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो नया कैबिनेट अभी स्थापित हुआ है, इसमें कौन क्या चीज़ है, किसको कौन सा पद मिला है। ठीक है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, विभाग मिला है, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। सबसे पहली चीज़, विष्णुदेव साय जी ये हमारे मुख्यमंत्री हैं कुनकुरी क्षेत्र से और इनका जो विधानसभा क्रमांक है वो कितना है? 13 नंबर। 13वां विधानसभा क्रमांक कुनकुरी से मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी। नेक्स्ट हैं अरुण साव, ये उप मुख्यमंत्री हैं 26 नंबर विधानसभा क्षेत्र लोरमी से। विजय शर्मा 72 नंबर कवर्धा उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? अरुण साव और विजय शर्मा दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हैं बृजमोहन अग्रवाल, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। 51 नंबर विधानसभा क्षेत्र रायपुर दक्षिण। नेक्स्ट हैं रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री हैं
7 नंबर विधानसभा क्षेत्र और रामानुजगंज से। दयाल दास बघेल कैबिनेट मंत्री हैं 70 नंबर विधानसभा क्षेत्र और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र। केदार कश्यप 84 नंबर विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर। लखनलाल देवांगन 20 नंबर कोरबा से। लक्ष्मी रजवाड़े विधानसभा क्षेत्र भटगांव 5 नंबर विधानसभा है। श्याम बिहारी जायसवाल 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़। ओम प्रकाश चौधरी 16 नंबर विधानसभा क्षेत्र रायगढ़। टंकराम वर्मा 45 नंबर बड़ौदा बाजार। अब इतने जो डेटा हैं इनमें किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो बेसिक फैक्ट हैं इनको बहुत आसान से लेकर के बहुत कठिन प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत आसान से के लिए तो आप तैयार है ही हैं, कठिन के लिए थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मान लो एक आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का एक टेबल दे दिया, उसमें 4 मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और उनका विधानसभा क्रमांक दिया गया है, क्षेत्र भी नहीं दिया है, क्रमांक दिया है। अब आपको कैसा करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको इन्हें रिवाइज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन के लिए रिवीजन करना पड़ेगा और ये केवल और केवल आपके हाथ में है कि आप सिलेक्शन कितनी जल्दी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की कुल संख्या 13 हो सकती है, लेकिन अभी केवल 12 हैं, एक पद अभी भी रिक्त है। तो अगर पूछा जाए परीक्षा में कि छत्तीसगढ़ में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो 13 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा 9 कैबिनेट मंत्री को मिलाकर के कुल 12 मंत्री कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो 6वां विधानसभा का पहला सत्र लगा है, इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का 6वां विधानसभा सत्र कब से कब तक लगा है, पहला सत्र कब से कब तक लगा है, तो 19 से 21 दिसंबर तक पहला सत्र आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह, ये विधानसभा क्रमांक 75 से चुने हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम रहे हैं 7 नंबर विधानसभा रामानुजगंज से। नेता प्रतिपक्ष किसको चुना गया है, चरणदास महंत, जो पिछले बार विधानसभा अध्यक्ष थे, वो अब नेता प्रतिपक्ष हैं। कितने नंबर से, 35 नंबर शक्ति, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि सभी विधायकों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, रामविचार नेताम। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया है, तो इन्होंने स्वयं 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया और इसके बाद इन्होंने बाकी जो विधायक थे इनको शपथ दिलाया। अब प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल। किसी भी राज्य में जो प्रोटेम स्पीकर होंगे उन्हें राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और उसके बाद ये जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो दूसरे विधायकों को शपथ दिलाते हैं। तो हमारे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने वाले पहले प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र कौन सा है, रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है विधायकों का शपथ ग्रहण 19 दिसंबर को संपन्न हुआ, 19 दिसंबर 2023 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप बहुत सीरियसली लेंगे और इनको रिवीजन करना मस्ट है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल कितने लोगों ने शपथ ग्रहण किया, तो 31 जो विधायक थे इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण किया है। 6 लोगों ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं इन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कौन सा किस पद पे है। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं, डॉक्टर रमन सिंह अध्यक्ष हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष। अब यहाँ पे जो टेबल में डेटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का डेटा दिया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर में हमारे अभी तक के हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के अभी तक की हिस्ट्री में कौन कौन व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर हो चुके हैं और वर्तमान में कौन है, इसका एक लिस्ट दिया गया है। तो पहला जो विधानसभा था छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जो पहला विधानसभा था, इसमें
प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह, और अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं रामविचार नेताम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इन्हें आप सभी नामों को एक बार रीड कर लेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट हैं और इनसे जो पहले हुए थे 5वां, 6वां और पहला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन तीनों को पहला विधानसभा में महेंद्र बहादुर सिंह, 5वीं विधानसभा जो अभी जस्ट विघटित हुई है वहाँ पे थे राम पुकार सिंह, और 6वां विधानसभा जो अभी कार्यरत है इसमें प्रोटेम स्पीकर हैं रामविचार नेताम। ये तीनों नाम याद रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्पीकर शुरू से लेकर के अभी तक 2000 मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण से लेकर के अभी 2024 तक कौन कौन स्पीकर रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्पीकर थे राजेंद्र शुक्ल। इसके अलावा जो लास्ट लास्ट विधानसभा जो विघटित हुई है 5वीं विधानसभा, वहाँ पर थे डॉक्टर चरणदास महंत, और अभी लेटेस्ट में डॉक्टर रमन सिंह। ये सभी छत्तीसगढ़ के स्पीकर रह चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से कैबिनेट की कब कब कौन सी बैठक हुई है इसको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कैबिनेट की द्वितीय बैठक हुई है 15 दिसंबर को। इनके निर्णय वगैरह तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, बजट के बारे में बताया गया है, आप चाहे तो इसको एक बार रीड कर लेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि कैबिनेट की बैठक कब हुई है और पहली बैठक कब हुई है, दूसरी बैठक कब हुई है, यहाँ पर बताया गया है। 14 दिसंबर को पहली बैठक आयोजित की गई थी, 15 दिसंबर को दूसरी बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला स्टेट आना शुरू होना चाहिए। यहाँ पे 14 और 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई है। ठीक है, 14 दिसंबर को पहली बैठक हुई है, 15 दिसंबर को कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई है। ये दोनों बैठक किसकी है? कैबिनेट का। मैंने पॉलिटी में आपसे डिस्कस किया है कैबिनेट का मतलब क्या होता है और हाउस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो 19 से 21 दिसंबर तक की चर्चा की गई है, ये हाउस की सीटिंग या हाउस की मीटिंग के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ है? 19 से लेकर के 21 दिसंबर तक। लेकिन पूछा जाए कि कैबिनेट का पहला बैठक कब हुआ है, तो 14 दिसंबर को, और दूसरी बैठक कब हुई थी? 15 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, ये यहाँ पे बजट वगैरह की चर्चा की गई है। अभी लेटेस्ट जो बजट होंगे उससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो पुराने बजट हैं इसमें से उतने प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नहीं है क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अनुपूरक बजट वगैरह का जो डेटा है आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के हित में एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है। 5 जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक जितने भी गरीब परिवार हैं इन्हें निःशुल्क चावल वितरित किया जाएगा। ठीक है, राज्य में जितने भी गरीब परिवार हैं, गरीब कहने का मतलब है जितने भी बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को निःशुल्क चावल मिलेगा। जो जितनी क्वांटिटी उनको मिलती थी उतनी ही मिलेगी। पहले 1 रुपये या 2 रुपये में जो मिलता था वो अभी उनको फ्री में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। अब ये पोर्टल है, इसका मतलब है कि ये एक वेबसाइट की बात कर रहा है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का मतलब है ये है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े स्कीम्स चल रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्कीम्स चल रहे हैं, इन स्कीम्स की मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पर कह सकते हैं कि पोर्टल से ये सीधे एक्सेसिबल होगा कि कौन सी योजना के अंतर्गत कितने टारगेट को अचीव किया गया है। ठीक है, और इसे भी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। 25 दिसंबर क्या है? सुशासन दिवस। चलिए नेक्स्ट, राज्य के अंदर जितने हवाई यात्री करने वाले लोग हैं, ठीक है, हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रायपुर के एयरपोर्ट से सफ़र किए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि रायपुर एयरपोर्ट जो है वो देश में सबसे प्रथम स्थान पर है डोमेस्टिक यूज़र्स के नाम से। ठीक है, डोमेस्टिक यूज़र्स के मामले में रायपुर जो है वो देश का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे टोटल रायपुर से ही केवल
2023 में 2,09,904 लोगों ने हवाई यात्रा किया है। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा। ये जो स्कीम है या ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें देश भर में अलग अलग गांवों से मिट्टी इकट्ठी करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एक और यही जो स्कीम है वो केंद्र स्तर पर भी चालू है और राज्य में भी यही स्कीम चालू है। तो राज्य में सभी 33 जिलों से हर गांव से मिट्टी इकट्ठा करके इसको राजभवन लाया जाएगा। और ये किस चीज़ के लिए है? ये शहीदों के सम्मान में यह स्कीम चलाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, इन सभी को एक एक कलश में इकट्ठा करके और राजभवन लाया जाएगा। राजभवन मतलब जो राज्यपाल का निवास स्थान है जिसको कि राजभवन कहा जाता है, राजभवन लाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यही जो मेरी माटी मेरा देश स्कीम है वो केंद्र स्तर पर इसमें क्या प्रोविज़न है? 14 राज्यों के 52 जिलों से मिट्टी इकट्ठी करके, ठीक है, 14 राज्यों के 52 जिलों से मिट्टी इकट्ठी करके इसे दिल्ली लाया जाएगा। और इसे लॉन्च किया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? हमारे जो शहीद होते हैं, भारतीय सेना के जो जवान हैं जो शहीद हो गए हैं, उनके सम्मान में यह स्कीम लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे मेरी माटी मेरा देश में जो केंद्र स्तर पर संचालित है, इस स्कीम के अंदर 14 राज्यों में 52 जिलों का चयन किया गया है और इस 52 जिलों में हमारा सूरजपुर भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर 2 डेटा आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ है मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा। छत्तीसगढ़ के अंदर हर जिले से हर गांव से मिट्टी इकट्ठी करके राज्यपाल के निवास स्थान या राजभवन में लाया जाएगा। और जो केंद्र स्तर पर यही योजना संचालित है उसमें केवल 52 जिलों को, देश भर के केवल 52 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें हमारा सूरजपुर भी शामिल है। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट है मिलेट उत्पादक किसानों के हित में कुछ घोषणाएं की थी जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय में। ठीक है, तो इसमें जो घोषणाएं थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान सरकार क्या करती है इसमें, वो जो चेंजेस हैं वो नेक्स्ट किसी अपडेट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या घोषणा की गई थी? कहा गया था कि कोदो का जो समर्थन मूल्य है, जो MSP है, उसमें 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी। कुटकी का जो समर्थन मूल्य है उसमें 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। और इस प्रकार कोदो का जो MSP है वो 3000 से बढ़ करके 3200 हो जाएगा और कुटकी का जो समर्थन मूल्य है वो 3100 से बढ़ करके 3350 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। इसके अलावा रागी को भी MSP पर खरीदा जाता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। इसका MSP 3846 रुपये प्रति क्विंटल ही रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर। वाहन स्क्रैपिंग का मतलब है कि जिन वाहनों की लाइफ 15 साल या 10 साल जैसे भी रहती है, वो समाप्त होने के बाद उनको एक जगह ले जा करके उनका जो पुर्जा है वो अलग अलग कर दिया जाता है और उसको डिसमेंटल करके फिर से फैक्ट्री में नया सामान बनाने के लिए भेज दिया जाता है। उसमें जो भी उपयोगी धातु निकलेगा उसको वापस से फैक्ट्रीज में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इसे कहाँ पर ओपन किया गया है? इसे ओपन किया गया है धनेली, रायपुर में। ये राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। ठीक है, ये जो है वो रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। कहाँ पर है? धनेली, रायपुर में। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मान लो आप अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग सेंटर में दे देते हैं, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी और स्क्रैपिंग सेंटर में अपने वाहन को दे दिया। मान लो आपको एक नई कार खरीदनी थी, आपने पुरानी कार को स्क्रैपिंग सेंटर में दे दिया है, तो इसके अंतर्गत आपको टैक्स में 25% छूट का भी लाभ दिया जाएगा। स्क्रैपिंग सेंटर में जो आपको कैश इंसेंटिव मिलेगा वो अलग है, उसके अलावा आपको 25% का छूट यहाँ पर टैक्स में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही शामिल हुआ करती थी, जैसे कि एक तो जो क्रॉप उगाते हैं वो, और साथ में पशुपालन को कृषि क्षेत्र का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब मधुमक्खी और रेशम कीट पालन,
मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को भी कृषि का दर्जा दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे कृषि क्षेत्र के लिए जो लोन दिए जाते थे, उस लोन के लिए मधुमक्खी पालक और रेशम कीट पालक भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्हें बिना ब्याज के ऋण प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है नगरनार स्टील प्लांट के बारे में। इस स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2023 को। नगरनार कहाँ पर है? जगदलपुर में, और इसका शुभारंभ किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये जो संयंत्र है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस NMDC का ये स्टील संयंत्र है। ठीक है, NMDC का स्टील संयंत्र है जो कि नगरनार जगदलपुर में स्थापित है। इसका शुभारंभ कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश, की मैं चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। निर्माण श्रमिक का मतलब है जो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ऐसे श्रमिकों की बात की जा रही है। इनके लिए एक प्रोविज़न किया गया है कि 10 साल से ज़्यादा या 10 साल से अधिक कार्य करने वाले जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, इनको 60 साल की आयु पूरी करने के बाद में प्रति माह 1500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा लाइफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। रायपुर में निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, और जैसा इसके नाम से सबको समझ में आ रहा है कि ये महिला सुरक्षा से संबंधित एक स्कीम है। इसके अंतर्गत जो भी स्कूल बस या यात्री बस हैं वहाँ पे GPS और पैनिक बटन लगाया जाएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई महिला अगर इस पैनिक बटन को दबाती है तो उन्हें तुरंत उस एरिया में पुलिस सहायता प्राप्त हो जाए, GPS से उस बस का लोकेशन ट्रेस करके, और उन्हें वहाँ पर पुलिस सहायता प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ निवास के बारे में। इस स्कीम में ये जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ निवास, इसके अंतर्गत दिल्ली में छत्तीसगढ़ निवास नाम से एक भवन का शुभारंभ किया गया है, मतलब उसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ निवास ये जो है वो 3rd नंबर का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। ठीक है, इससे पहले इस प्रकार के 2 भवन पहले ही निर्माण किए जा चुके हैं दिल्ली में, लेकिन डिमांड अधिक होने की वजह से यह तीसरा भवन का निर्माण भी किया गया है। इसका नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ निवास। ठीक, इसके अंतर्गत 61 कमरे और 13 स्वीट रूम जो है उनको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। और इन्हें कौन एक्सेस कर सकते हैं? तो CG गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली जा रहा है वो इन्हें अपने रुकने के लिए, अपने स्टे के लिए इन्हें पहले से बुक करके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की पहली टेबल टेनिस एकेडमी। कहाँ पर है? रायपुर में। बस यही फैक्ट महत्वपूर्ण है। आपको 3-4 महत्वपूर्ण लोकेशंस के नाम दे देगा और पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी कहाँ पर खोली गई है। रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, या फिर बस्तर हो गया। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस के नाम दे देगा और पूछेगा कहाँ पर पहली टेनिस एकेडमी खोली गई है। आंसर क्या है? रायपुर में। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंथेटिक कोर्ट डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र। बायो एथेनॉल क्या है? बायो एथेनॉल का मतलब है जो भी ऐसे फूड ग्रेन्स या ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थों के से एथेनॉल बनाने का जो प्रोजेक्ट है इसी को कहा जा रहा है बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट। और इसमें एक संयंत्र, एक प्लांट डिज़ाइन किया गया है। कहाँ पे? गोडी ग्राम जिला दुर्ग में। और इसके अलावा बायो एथेनॉल को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यही पता होना चाहिए कि एथेनॉल का यूज़ क्या होता है। एथेनॉल को जनरली हमने पढ़ा था कि देश में अब पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आप बताएंगे कि 2030 तक कितना एथेनॉल मिक्स करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, ये जो एथेनॉल है किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? तो जैसा हमने पढ़ा कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि
धान हो गया, कोई भी ऐसा अनाज जो कि आसानी से सड़ जाते हैं, गेहूँ हो गया, गन्ने हो गए, ठीक है, गन्ने की जो बचे हुई भूसी होती है जिसको कि मोलासेस कहा जाता है, मक्का हो गया, इन सभी से एथेनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी से एथेनॉल बनाने के लिए जो प्रदर्शन संयंत्र है इसको कहाँ बनाया गया है, गोडी जिला दुर्ग में। नेक्स्ट है गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट, प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट। गन्ना आधारित होने का मतलब है कि गन्ने की जो भूसी बचती है उससे एथेनॉल बनाया जाएगा। अब ये जो है कहाँ पर स्थापित है, इसकी स्थापना की गई है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना परिसर कवर्धा में। इसका स्थापना कहाँ पे किया गया है, कवर्धा में, जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है वहीं पे, ठीक। और इसे पीपीपी मोड से डेवलप किया गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तीनों का है पैसा लगा हुआ है। पब्लिक मतलब सरकार का, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार का और निजी पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके द्वारा यह भोरमदेव शक्कर कारखाने में एथेनॉल प्लांट डेवलप किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, 80 KLPD, किलो लीटर पर डे, 80 किलोलीटर पर डे, ये इसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट है राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पर जितना डेटा दिया गया है ये सफिशिएंट नहीं है। किसी और सोर्स में अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा डेटा मिलता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी फेजेस में अलग अलग एरिया को शामिल किया गया है, उन सभी के नाम और उनका किस फेज़ में कितने लोकेशंस को शामिल किया गया था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि सितंबर 2023 में राम जी की 6ठी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, और ये किया गया था सिहावा नगरी धमतरी में, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है आपको, मुकुंदपुर पहाड़ के पास में सिहावा धमतरी में, ठीक है। यहाँ पे राम जी की 6वीं नंबर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा चंदखुरी, चंपारण, राजिम, शिवरी नारायण और रामगढ़ सरगुजा यहाँ पर पहले ही राम जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति जी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका जो प्रवास छत्तीसगढ़ में था 31 अगस्त और 1 सितंबर तक था। 1 सितंबर को इन्होंने रतनपुर महामाया मंदिर के दर्शन किए हैं, और 31 अगस्त को इन्होंने ब्रह्म कुमारी सेवा सरोवर, जहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को इन्होंने अटेंड किया, और साथ ही महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में इन्होंने भ्रमण किया था। इसके बाद में 1 सितंबर को रतनपुर महामाया मंदिर पहुँचे, और साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर यहाँ पर इन्होंने दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उसके बाद वापस दिल्ली लौट गए। नेक्स्ट है पोर्ट लइका अभियान या पोटू लइका अभियान। ये जो अभियान है किससे संबंधित है, सिर्फ इतना प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए यह अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि कितने बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया है पिछले वर्ष में। तो पोर्ट लइका या पोटू लइका अभियान ये किससे संबंधित है, ये बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर करने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3। इसके बारे में हम इंडियन करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन वैज्ञानिक हैं जो इसमें शामिल थे जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। इनमें 4 लोगों का नाम प्रमुख है। खुशबू श्रीवास्तव रायपुर से हैं, ज्ञानेंद्र कश्यप महासमुंद से, निशांत सिंह अंबिकापुर से और भरत कुमार भिलाई से। ये चारों लोग हैं चंद्रयान 3 मिशन में। नेक्स्ट खरीदी विपणन वर्ष 2023-24। इसके अंतर्गत जैसे हमने अभी
आज की क्लास में शुरुआत में डिस्कस किया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो खरीदी की तारीख है कब से कब तक रहेगा, खरीदी कब से कब तक की जाएगी, 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक। ये जो फैक्ट है डेट वाला, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके CGPSC एग्ज़ाम में ही इस पैटर्न का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसे आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली याद रखना है, कब से कब तक ये स्कीम चलेगा। 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक धान की खरीदी की जाएगी। अगर इसका डेट एक्सटेंड हो जाता है तो वो एक्सटेंडेड डेट भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक बार हो चुका है कि वो एक्सटेंडेड डेट वाला प्रश्न पूछा गया था। अब इसमें टोटल कितना धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे टोटल 2617 केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी तथा 24.96 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में मक्का खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया है, कब से कब तक इसकी खरीदी की जाएगी, 1 नवंबर 2023 से 18 फरवरी 2024 तक। ये डेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धान कब से कब तक खरीदा जाएगा और मक्का कब से कब तक खरीदा जाएगा। इसके बाद में एक करंट अफेयर का न्यूज़ है। नथिया नवागांव में एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। किस चीज़ का प्रोसेसिंग प्लांट है, मिलेट्स का। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये वन लाइनर फैक्ट याद रखेंगे। मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि अभी तक एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है, कहाँ पर लगाया गया है, इसे लगाया गया है नथिया नवागांव में, ठीक है। इसके अंतर्गत इस प्लांट के अलावा अलग अलग 10 जिलों में 12 छोटे मिलेट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं पहले ही, ठीक। और ये जो नथिया नवागांव है कौन से जिले में है, कांकेर जिले में, ठीक है। कांकेर जिले के नथिया नवागांव में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 13 नए सब डिविजन्स बनाए गए हैं। राज्य में प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन की सुविधा को बढ़ाने के लिए 13 नए सब डिविजन्स बनाए गए हैं और साथ ही 18 नए तहसीलों का गठन किया गया है, ठीक है। 13 नए सब डिवीजन और 18 नए तहसील। इसी के साथ में अब राज्य में 122 सब डिविजन्स मतलब राजस्व अनुविभाग और 250 तहसील हो जाएंगे। 122 अनुविभाग और 250 तहसील। कितने नए बने हैं, 13 नए सब डिविजन्स और 18 नए तहसील। ये सभी लिस्ट दिए गए हैं। 13 अनुविभाग और 18 नए तहसील कौन कौन से हैं, आप एक बार इसको सरसरी निगाह से रीड करेंगे। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपका 15 अगस्त 2023 को की गई प्रमुख घोषणाओं से। यहाँ पे जो घोषणाएं की गई हैं, पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार जब थी, उन्होंने कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं। सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, पर एक बार जो प्रमुख घोषणाएं थी उनको बस हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सबसे प्रमुख घोषणा ये थी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख साहित्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ उतना कह सकते हैं कि उन लोगों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया गया अभी तक, लेकिन अब लोगों को साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 3 अलग अलग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। पहली कैटेगरी है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से संबंधित, दूसरी कैटेगरी है हिंदी के पद्य और तीसरी कैटेगरी है हिंदी के गद्य। मतलब हिंदी के गद्य, पद्य और छत्तीसगढ़ी में कोई भी चीज़, गद्य हो या पद्य हो, इन 3 कैटेगरी में ही छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। ये एक घोषणा किया गया था। दूसरी घोषणा है महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के मामले में कोई भी अगर आरोपी सिद्ध होते हैं, उन्हें जीवन भर सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगला घोषणा था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो लोग
प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं इन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। अगला है रेशम और मधुमक्खी कीट पालन। रेशम के कीट और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। ये भी इस चुनाव के पहले की प्रमुख घोषणा थी। अगला है छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मतलब आपके मुर्गी हो गए, बत्तख हो गए, इन सब छोटे जो पक्षी होते हैं इनको कुक्कुट कहा जाता है। कुक्कुट पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए भी कुछ स्कीम्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पे जो भी स्कूल्स हैं, जो ट्राइबल एरिया में जो स्कूल्स हैं, वहाँ बच्चों को या तो छत्तीसगढ़ी या तो उनकी एक लोकल ट्राइबल लैंग्वेज, किसी भी स्थानीय बोली को क्लास 1 से लेकर के 5 तक, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक एक विषय के रूप में उन्हें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, जो निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं, मजदूर हैं, अगर वे 10 साल या उससे पुराने पंजीकृत मजदूर हैं तो उन्हें 60 वर्ष की एज पूरी करने के बाद में 1500 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट घोषणा था सरकार के द्वारा नायब तहसीलदार के जो पद हैं इन्हें राजपत्रित अधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर का डेजिग्नेशन या पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को यह घोषणा किया गया। अगला करंट अफेयर है, दंतेवाड़ा जिले को अब रेड कॉरिडोर न कह के इसको नया नाम दिया गया है आस्था कॉरिडोर। नक्सल प्रभावित एरिया होने की वजह से बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते थे, मतलब वहाँ से आवागमन करना जो है वो खतरे से भरा होगा। लेकिन अब दंतेश्वरी माता के नाम पर इसको, इस पूरे रूट को डेवलप किया जाएगा और इसको रेड कॉरिडोर न कह करके इसको आस्था कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आस्था कॉरिडोर किस जिले से संबंधित है? दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है वन अधिकारों से संबंधित। राज्य में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, अभी तक राज्य में वन अधिकारों के अंतर्गत कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और इस तरीके का इनिशिएटिव लेने वाला यह देश का प्रथम राज्य है और पहले स्थान पर है। वन अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वर्ष केंद्र के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें 7600 करोड़ की कुल 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, टोटल 10 प्रोजेक्ट्स की चर्चा की गई है, लेकिन हमारे लिए सारे प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसमें आपको बस एक एक लाइन में फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है। जैसे कि रायपुर कोड़ेबोड़ खंड, बिलासपुर पथरापाली खंड, ये खंड कहने का मतलब है वहाँ पर रोड डेवलप किया जाएगा। रायपुर से कोड़ेबोड़े खंड, बिलासपुर से पथरापाली, और ये जो है ये दोनों वहाँ पर नेशनल हाईवे डेवलप किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा था कोरबा में एलपीजी रिफिलिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 17,000 सिलेंडर प्रतिदिन। ठीक है, इंडियन ऑयल का यह बॉटलिंग प्लांट होगा। अगला है रायपुर खरियार रोड रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक और रेल लाइन डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा दल्ली राजरा रावघाट, यहाँ पे नई लाइन यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि केवटी से अंतागढ़ जाएगा। ठीक है, केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? दिल्ली राजरा और रावघाट मार्ग पर। नेक्स्ट है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर बहुत सारे एरिया को डेवलप करने का, वहाँ पर रोड्स डेवलप करने का प्रोविज़न है, जैसे कि झांकी से सरंगी,
सरंगी से बासनवाही और बासनवाही से मारंगपुरी, ये सभी रोड्स अलग अलग पार्ट पार्ट में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अंतागढ़ से रायपुर एक नया ट्रेन संचालित किया गया है। और इसी के साथ 2 अक्टूबर 2023 को ताड़ोकी रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मतलब अगर आपको दुर्ग रायपुर से अंतागढ़ या ताड़ोकी जाना हो तो आपके पास लगभग 3 ऑप्शंस हो चुके हैं। ठीक है, एक नया ट्रेन यहाँ पर हरी झंडी जिसको दिखाया गया है, एक नया ट्रेन जिसको शुरू किया गया है, और ताड़ोकी स्टेशन एक नया स्टेशन यहाँ पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। लारा कहाँ पर है? रायगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जहाँ पर 1600 मेगावाट का एक नया योजना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 800 मेगावाट के 2 यूनिट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, ये डेटा जो है वो एग्ज़ाम में 1 लाइनर फैक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा लारा में हाल ही में कितने 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित करने को की परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो टोटल यहाँ पर 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लारा के अलावा एक और प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, इसको शुरू किया जाएगा कोरबा में। ठीक है, यहाँ पे भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स शुरू की जाएंगी और इस प्रकार टोटल 1320 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। इसके अंतर्गत गरीबी में केवल वित्तीय गरीबी को न देख करके आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक गरीबी को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। इस इंडेक्स को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में 13 करोड़, लगभग 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं, इन्हें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो परसेंट है देश में 24.85 से कम होकर के केवल 14.19% रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक एप्लीकेशन की बात की गई है। 36 कोश नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है नाचा नाम की एक संस्था के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। ये जो संस्था है छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इंकरेज करने के लिए और इसको सहेज के रखने के लिए, इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को सहेज के रखने के लिए 36 कोश नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी सीखा जा सकता है। ठीक है, नाचा का फुल फॉर्म मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, और इसके संस्थापक हैं दीपाली सरावगी, ये जो है नाचा की संस्थापक हैं। नेक्स्ट है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी इसका 8वां फेज़ शुरू किया गया है। ठीक है, कब शुरू किया गया? 15 जून 2023 को इसका 8वां चरण शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 22 लाख लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही 23 जिलों में यह अभियान संचालित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुकमा और कटघोरा में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है। सुकमा जिले और कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार कौन कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं, तो आपके ऑप्शंस में अगर सुकमा रहेगा तो सुकमा भी आंसर हो जाएगा और कटघोरा रहेगा तो कटघोरा भी आंसर में हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और जल्द ही हम इसे कम से कम लेक्चर्स में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि 5 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का कवर हो जाए।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।